अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कल हमने अपनी वीडियो इक्विटी म्यूचुअल फंड पे की थी जिस पे तफसीली गुफ्तगू हुई थी, लेकिन फिर भी कुछ सवालात रह गए थे जिसका हमने अपनी वीडियो में आखिर में जिक्र भी किया था। तो आज उन सवालात के जवाबात के लिए हमने दोबारा ये वीडियो बनाई है और हमेशा की तरह हमारे साथ मुस्तफ़ा साहब हैं। तो मुस्तफ़ा साहब, मेरा सबसे पहले आपसे ये सवाल है कि म्यूचुअल फंड की इनकम पे टैक्स किस परसेंट से होता है, किस क्या परसेंटेज होती है, और ये फाइलर और नॉन फाइलर पे किस तरह अप्लाई होता खालिद साहब, आपने सवाल किया म्यूचुअल फंड। सवाल मेरे ख्याल से बेसिक ये है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पर टैक्स किस तरह से लगता है। है? तो इसमें आपको मैं बताता चलूं कि इसमें जो फाइलर का, इसमें सबसे पहले बता दूं कि इसमें आपको मिलता है कैपिटल गेन। जाहिर है आपकी शेयर्स की जो खरीद और फरोख्त होती है वो सारी कैपिटल गेन ही होती है। तो इसमें आपको कैपिटल गेन मिलता है और कैपिटल गेन पे जो टैक्स है वो है 15% फाइलर का भी है और 15% नॉन फाइलर का भी है। यहाँ दोनों फाइलर और नॉन फाइलर जो टैक्स देते हैं वो 15% देते हैं कैपिटल गेन के ऊपर। और कैपिटल गेन जो है आपको साल में एक दफा आपको उसका जो क्रेडिट होता है अकाउंट में, साल में एक दफा होता है कैपिटल गेन। और आप किसी भी वक्त जब आप निकालना चाहे पैसे, आप रिडीम कर सकते हैं, रिडम्पशन अपनी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको जितने भी पैसे आप निकालेंगे तो उस वक्त तक आपको जो भी कैपिटल गेन मिल रहा होगा तो उस पर आपका 15% टैक्स कट जाएगा। अच्छा, यहां मैं एक बात और आपको बताना जरूरी समझता हूं कि इसमें एक फायदा सबसे बड़ा यह है कि कैपिटल गेन से आप अपने कैपिटल लॉसेस को एडजस्ट कर सकते हैं 3 साल तक। इसका मतलब वजह से मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में डायरेक्ट ट्रेडिंग करते हैं और वहां आप किसी शेयर्स में आपको वहां नुकसान होता है तो वहां आपका कैपिटल लॉस होता है। और यहां पे आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपको जो कैपिटल गेन मिल रहा है तो इसको आप नेट ऑफ कर सकते हैं। तो आपका जाहिर उस लॉस से जब आप ये गेन नेट करेंगे तो आपके टैक्स में आपको बेनिफिट मिलता है। और एक बात और यहाँ आपको बताता चलूं कि ये आपको ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट को जो फायदा मिल रहा होता है, टैक्स में जो रिलीफ मिल रहा होता है, ये ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो इसमें आपको कोई अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, कोई जरूरत नहीं होती। नेशनल एनसीसीपीएल जो है आपका, ये डायरेक्टली आपके अकाउंट में इसको क्रेडिट कर देता है। तो आप ये एडवांटेज सबसे बड़ा यही है कि आपके लॉसेस इससे सेट ऑफ हो जाते हैं। और इसमें और भी अगर मैं आगे बात को लेके चलूं तो इसमें अगर आपके पास दो इक्विटी म्यूचुअल फंड के अकाउंट हैं, एक आपका किसी एक एएमसी में है, एक किसी दूसरी एएमसी में है, या एक ही एएमसी में दो है, तो वो भी आपस में सारे नेट ऑफ हो जाएंगे। अगर आप कहीं नुकसान कर रहे हैं कैपिटल गेन का तो वो भी सेट ऑफ हो जाएगा। और यहाँ और भी बात को आगे बढ़ाऊं मैं, अगर कि अगर आपके इनकम फंड्स में भी आपको जो कैपिटल गेन मिल रहा है वो भी सेट ऑफ हो जाएगा। तो आपको इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है जिसको आप अपने गेन्स के साथ अपने लॉसेस को 3 साल तक एडजस्ट कर सकते हैं। खालिद, मैंने बहुत तफसील से आपको टैक्सेस में बता दिया है। अच्छा मुस्तफ़ा साहब, अब हम अपने दूसरे सवाल की तरफ आते हैं कि इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कौन सी इन्वेस्टमेंट की जाए? खालिद साहब देखें, जहां तक मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, जहां तक मैं इक्विटी मार्केट को या इक्विटी म्यूचुअल फंड को समझता हूं, तो इसमें होने को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी लोग करते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। मगर इसमें ज्यादा बेनिफिशियल जो है वो आपके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है कि आप एक लंबी मुद्दत के लिए इसमें पैसा डालें तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। लंबी मुद्दत से मेरी मुराद है कम से कम आप इसमें 20 से 30 साल तक इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दें तो आपको एक बहुत लंबा अच्छा गेन मिलेगा। और आप इससे अपने जो कि आपके जैसे बच्चों की शादियां हैं, घर की रेनोवेशन है, बच्चों की पढ़ाइयाँ हैं, तो वो सारे एक्सपेंसेस आप इससे मीट कर सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म इसमें इन्वेस्टमेंट करें और इसमें पैसा डाल के छोड़ दें। और इसमें जो भी आपको फिर गेन मिलेगा इकट्ठे जब आप उसको लेंगे तो वो माशाल्लाह से आपको बहुत अच्छा गेन मिलेगा। और आपकी ये तमाम चीजें जो हैं ये इंशाल्लाह आपके सारे मसाइल जो भी है जिसमें आप खर्चे अपने पूरे करना चाहते हैं तो वो आप इससे कर सकते हैं। और अगर आप इससे चाहें तो अपने रिटायरमेंट के वक्त
जो अगर ये अमाउंट आप कैश करते हैं तो भी आपको एक अच्छा हैंडसम अमाउंट मिलेगा, और फिर यहाँ से ये पैसा निकाल के आप अपने मंथली इन्वेस्टमेंट कर दें ताकि आपको मंथली पैसा रिटर्न में मिल सके, वो भी आप काम से ले सकते हैं। और अब रह गया शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म अगर आप करेंगे तो इसमें फिर आपको उसकी मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा करने की जरूरत पेश आती है कि आप हर दफा देखते रहेंगे और परेशान भी होंगे कि रेट अब कम हो गए हैं, म्यूचुअल फंड अब जो है नुकसान इसमें हो रहा है, इक्विटी म्यूचुअल फंड में मेरा गेन कम हो रहा है। आए दिन आप स्विच ओवर करेंगे, कभी उसमें पैसे डालेंगे, कभी पैसे निकालेंगे, तो फिर आपको बहुत एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है। शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में यही फर्क है। तो मैं तो हमेशा यही सजेशन देता हूं कि आपके लॉन्ग टर्म में आपको हमेशा इसमें अच्छा रिटर्न मिलेगा अगर आप लंबे पीरियड के लिए पैसे अपने डालते हैं। अच्छा मुस्तफ़ा साहब, आपने जो है क्लियरली लॉन्ग टर्म के लिए एडवाइस किया और ये भी बताया कि क्यों। तो क्या इस इक्विटी म्यूचुअल फंड को हम अपने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का हिस्सा बना सकते हैं? खालिद साहब, आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया। सिप की इन्वेस्टमेंट मतलब इक्विटी मार्केट में की जा सकती है, तो मैं तो ये समझता हूं कि इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट जो है, सिप से अच्छी इन्वेस्टमेंट इक्विटी मार्केट में कोई हो ही नहीं सकती। इसमें आप मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे जो भी आप बेहतर समझते हैं, या ईयरली बेसिस पे जैसे भी आपके फंड्स आपके पास आते हैं, आप अगर एक सिस्टमेटिक प्लान के तहत इसमें इन्वेस्टमेंट करते रहे, एक अमाउंट हर महीने या हर क्वार्टरली या हर साल आप डालते रहे, तो उससे आपको इसमें बड़ा बेनिफिट मिलेगा। फिर आपको मार्केट को देखने की जरूरत ही नहीं है कि मार्केट इस वक्त बुल रन में चल रही है या बेरिश ट्रेंड में चल रही है, ये आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका पैसा अगर हर महीने इसमें गिर रहा है, आप एक अमाउंट डाल रहे हैं, तो वो एवरेज हो रही है। अब बिल फर्ज करें, आपने एक जो इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपने अकाउंट खोला और फर्स्ट टाइम आपने अकाउंट खोला तो उस वक्त मार्केट थी 80,000 पॉइंट पर मार्केट खड़ी थी, तो आपने पहला पैसा 80,000 रुपए में आपने डाला उस महीने में। फिर उसके बाद वो हो गई 78,000 पे, तो आपने अगला डाला 78,000 में। तो आपका ये एवरेज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। एक 80,000 में इन्वेस्टमेंट हुई थी, फिर 78,000 में इन्वेस्टमेंट हुई, और फिर अगर 76,000 में इन्वेस्टमेंट हो गई और फिर आपके वो 82,000 हो गया, अगर तो आपने 82,000 में। तो अब आप लंबे पीरियड में जब ये अपनी एक्टिविटी को दोहराते रहेंगे, करते रहेंगे, तो आपको एक हर तरह की मार्केट से आपका वास्ता पड़ता रहेगा। तेजी मंदी हर वक्त इसमें आपका रहेगा, और आपकी हर पीरियड में इन्वेस्टमेंट हो रही होगी। हर आपके जो भी उसका इंडेक्स होगा उस पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, तो आपका एक बहुत अच्छा एवरेज बन रहा होगा, और आपको उससे लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा फायदा होगा। जब भी आप अपना इससे पैसे निकालेंगे या इस सिप को मैच्योर करवाएंगे और यहाँ से रिडेम्पशन लेंगे, तो इंशाल्लाह आपका पैसा यहाँ पे काफी टाइम्स बढ़ चुका होगा और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। जी खालिद मेरे साहब। ख्याल से व्यूअर्स को बताते चलें कि सिप्स के ऊपर हमारी एक बहुत अच्छी वीडियो है, आप उसे ज़रूर देखें तो आपको सिप भी समझ में आएगा। अच्छा मुस्तफ़ा साहब, ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए कैसा है? अब हम आ गए बिल्कुल ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे इन्वेस्टमेंट पे। हम ये पूछना चाह रहे हैं खालिद साहब कि क्या स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं? अच्छा, पहले तो मैं आपको बता दूं स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है, स्विंग ट्रेड से मुराद ये है कि आप चंद दिन के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में आए और फिर चंद दिन बाद इक्विटी म्यूचुअल मार्केट से निकल गए, जब आपने ये फील किया कि इस वक्त मार्केट बहुत तेज हो गई है और अब मार्केट गिरने वाली है, तो आप मार्केट से बाहर चले गए। मार्केट ने जब अपना सारा एडजस्टमेंट कर लिया, तेजी से वापस मंदी की तरफ आ गई और एक जगह आके रुक गई, तो उस जगह पे आके आप मार्केट में दोबारा एंटर हुए और अब मार्केट के बुलिश रन को आप एंजॉय करना चाह रहे हैं ताकि उसमें अगर रिटर्न बने तो मेरा अच्छा बन जाए। तो आप उस वक्त दाखिल हो गए और फिर आप एक मैक्सिमम जगह पे जाके जहां से मार्केट टर्न ले रही है वहां पे आप निकल गए। तो ये बहुत अच्छा तरीकेकार है, आप इसमें कर सकती हैं, मगर बात फिर वही है कि जो एक्टिवली इसमें ये पार्टिसिपेट कर सकता है वो ही शख्स इस स्विंग ट्रेड कर सकता है। इसलिए हर एक के आदमी के बस का काम ये नहीं है कि आप किस वक्त एंटर हो और किस वक्त निकलें। मार्केट की असेसमेंट आपके पास होनी चाहिए। तो ये एक उस टाइप के इन्वेस्टर का काम है जो कि मार्केट को समझता हो और मार्केट में टाइमली एंटर हो और टाइमली मार्केट से निकल सके, तो वो बहुत अच्छा गेम भी बना सकता है। जी खालिद साहब।
अच्छा मुस्तफा साहब, एक जो हमारा अब आखिरी सवाल है वो सिलेक्शन ऑफ फंड का है, इसके बारे में बताइए। तो इसमें एक सबसे जरूरी है कि आप ये जरूर देखें कि इसमें आपका फंड मैनेजर कौन है। जो भी फंड मैनेजर का नाम है उसको जरा सर्च करके देखें कि इससे पहले ये कहाँ पे था, इसी एएमसी के पास काम कर रहे थे, और इसकी जो पास जो फंड्स हैं उसमें उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है। ये अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसमें आपको थोड़ी सी सर्च करनी पड़ेगी, गूगल पे जाके भी इसके नाम की सर्च करें तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि इसी एएमसी में था, इससे पहले किसी और एएमसी में थे, ये साहब थे, और फिर इनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड क्या है कि ये फंड्स को किस तरह से मैनेज करते हैं, और इनकी अगर पास परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है, या ये फंड वो कितने अरसे से चला रहे हैं, फंड की कितनी मुद्दत है, ये सब कुछ आपको पहले थोड़ा सा होमवर्क करने की जरूरत होती है। और इसके साथ साथ उस फंड्स में कौन कौन से शेयर्स पड़े हुए हैं, आपको टॉप 10 कंपनीज की होल्डिंग जो है वो फंड मैनेजर की रिपोर्ट में नजर आ रही होती है। तो आप उनको भी एनालाइज कर सकते हैं कि इसमें जो आपके शेयर्स रखे हुए हैं या पड़े हुए हैं वो शेयर, उनकी अपनी हैसियत क्या है। इसके लिए अगर आप मार्केट को जानते हैं, कंपनीज के बारे में जानते हैं तो ठीक है, और आप एज ए लेमैन है तो आपको ये तमाम चीजें कुछ भी समझ में नहीं आएंगी। फिर तो आपको फंड मैनेजर पे 100% रिलाई करना पड़ेगा, उस एएमसी पे रिलाई करना पड़ेगा, उनकी सलाहियतों को आपको देखना पड़ेगा कि वो आपको क्या कमा के दे रहे हैं। और अगर जो उसमें लोग जानने वाले हैं, जो चीजों को समझते हैं, तो उनके लिए ये होल्डिंग्स की परसेंटेज कंपनीज की क्या है, कौन सी कंपनीज हैं, डिविडेंड देने वाली कंपनीज हैं, ब्लू चिप्स हैं, या इसमें सेठिया कंपनियां भी डली हुई हैं, टेक्सटाइल क्या कितना पोर्शन है, ये तमाम चीजें इसमें देखने की जरूरत है। इसमें गवर्नमेंट की जो एंटरप्राइजेस हैं वो कितनी है। तो इसमें आप जरा अपना माइंड लेके चलते हैं कि आपको कौन से टाइप्स का फंड चाहिए, कि इसमें इन्वेस्टमेंट किस टाइप के कंपनीज में हुई हुई है। तो ये वर्किंग आपको करनी पड़ती है। जाहिर है आपका रिटर्न इन कंपनी की इन्वेस्टमेंट के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो जितना अच्छा ये कंपनी स्टॉक में परफॉर्म करेंगी, उतना ही अच्छे रिटर्न्स आपको भी मिलेंगे, और फंड मैनेजर भी, जाहिर है वो तो अपनी कोशिश कर ही रहा होगा फंड मैनेजर, मगर आप अपनी भी वो देख लें कि इसमें कोई कंपनी ऐसी डेड तो नहीं है कि उसमें इन्वेस्टमेंट की गई हो और वो गलती कर दी हो फंड मैनेजर ने। तो आप जरा सा इसका रिव्यू भी कर सकते हैं, और फिर आपको इसमें कंपैरिजन जो दूसरे फंड मैनेजर्स की रिपोर्ट्स है या दूसरे एएमसी, उसके साथ भी करें, उनके रिटर्न के साथ भी कंपैरिजन करें, कौन ज्यादा बना रहा है कौन कम बना रहा है। ये सब चीजें आपको करनी चाहिए, जो कि एक मुश्किल काम है। या तो फिर वो आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जो है वो आपको इस तमाम काम करके दे, या आप खुद परफॉर्म करें, या अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो जाहिर है फिर आपको उस फंड मैनेजर पर रिलाई 100% करना पड़ेगा, और अपने पैसे उसमें लगा के आपने छोड़ दिए हैं तो फिर आप हो सकता है बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाए, हो सकता है वो एवरेज पर परफॉर्म कर जाए। मगर हाँ, एक बात मैं आपको बताना चलूं, अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये जरूर सेलेक्ट करना है कि आप एक्टिव फंड में रहना चाहते हैं या पैसिव टाइप के फंड में रहना चाहते हैं, यानी कि इंडेक्स फंड में रहना चाहते हैं। सबसे पहले आप अपनी इस जो जरूरत है कि आपको किस फंड में रहना है, ये जरूर आप अपना देख लें अपनी मेंटेलिटी के हिसाब से कि आप कितना रिस्क बर्दाश्त कर सकते हैं। वो तमाम चीजें जरूर देखनी चाहिए। मगर जहां तक मेरा अपना व्यू पॉइंट है, मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि अगर आप लॉन्ग टर्म में जा रहे हैं तो आपको एक्टिव फंड्स में ही होना चाहिए। लॉन्ग टर्म में आपको एक्टिव फंड ज्यादा अच्छा रिटर्न देंगे बनिस्बत इंडेक्स फंड्स के। तो खालिद साहब, मेरे ख्याल से इस पर बहुत तफसीली बात हो गई। अब हम आइंदा अपनी आने वाली वीडियोस में आपको फंड मैनेजर रिपोर्ट्स के बारे में भी बताएंगे, उसको फंड मैनेजर रिपोर्ट को दिखाएंगे भी, उसमें क्या क्या चीजें आप देख सकते हैं। ये भी सब चीजें हमारी अगली वीडियोस में शामिल होंगी। अच्छा मुस्तफा साहब, अब हम अपने सबसे पहले सवाल पे आते हैं, टैक्सेस ऑन इनकम। उसमें आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है NCCPL, ज़रा इसको डिस्क्राइब करें कि ये क्या चीज़ है, हमारे व्यूअर्स के लिए एक नई चीज़ होगी। मेरे ख्याल से हमारे व्यूअर्स इतने नए नहीं है, इनको सब पता है। हम इतने अरसे से म्यूचुअल फंड्स पे वीडियो बना रहे हैं और काम कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से उनकी नॉलेज होगी, मगर आपने सवाल कर लिया है तो मैं यहाँ बताता चलूँ। NCCPL का से मुराद है मेरी नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान। ये तमाम आपके कैपिटल गेन्स को यही डील कर रही होती है। तो जहां आपके अगर लॉसेस हो रहे होंगे तो ये आपको उनसे नेट ऑफ करके आपके अकाउंट्स में पैसों को क्रेडिट भी
कर देती है, तो आप ये डायरेक्टली हो जाता है। इसके लिए आपको कुछ कहीं पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं होती। खालिद साहब मेरे ख्याल से अब इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। काफी लंबी तवील वीडियो ये भी हो गई होगी। लोग फिर एतराज करते हैं कि वीडियो आप बहुत लंबी बनाते हैं। हमें कुछ एतराजात ये भी आए हैं। बात सारी ये है कि आप कोई भी वीडियो बनाएं तो उसका कोई ना कोई मकसद होता है और उसमें हम कुछ ना कुछ चीज क्लियर करना चाहते हैं। जब तक वो चीज क्लियर नहीं होती पूरी, जाहिर है जब तक वीडियो को अगर आप बीच में छोड़ के चले जाएं और उसके लिए कल फिर वीडियो बनाएं तो उसको बीच में से वो रुकावट आ जाती है, चीज अधूरी रह जाती है, सही क्लियर नहीं हो पाती। तो हम कोशिश करते हैं आपको वो चीज पूरी बने, उसकी सही से पूरा मैसेज जाए और आपको चीज प्रॉपर समझ में आए। तो इसी के साथ अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मैं आपसे दोबारा हर वीडियो के मैं कहता हूं, मगर हमारी सब्सक्रिप्शन उतनी तेजी से बढ़ नहीं रही। लोग लाइक तो बहुत करते हैं, कमेंट्स भी बहुत देते हैं, मगर हमारी वीडियो को जो लोग देखते हैं वो 100% उसको सब्सक्राइब नहीं करते। तो यहाँ फिर मैं उनसे कहता चलूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि डायरेक्टली वीडियो आपके पास पहुंच सके और बेल आइकन के निशान को भी जरूर दबाएं। इसके साथ ही खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।